नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे दिया गया है कि माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ध्यानपूर्ण कहेंगे, या ऑप्शन बी में कहा गया है कि एक अच्छा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, या फिर ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे, या ऑप्शन सी के अंदर ऑप्शन डी के अंदर कहा गया बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता-पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। यदि यहाँ पे हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अर्थात कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएँगे। अब यहाँ पे डिटेल से अगर थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे बच्चे होते हैं जिनके माता-पिता ने कभी विद्यालय नहीं जाया या उनका शिक्षा स्तर बहुत कम होता है। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता कभी विद्यालय नहीं जाते हैं, जिनका शिक्षा स्तर बहुत ही कम होता है। इन बच्चों को घर पर शैक्षिक सहायता दे नहीं मिलती है। अर्थात ऐसे बच्चे जो होते हैं, जब उनके माता-पिता अशिक्षित होंगे तो बच्चे कहाँ से शिक्षित हो पाएँगे? इसलिए उनको घर परिवार में कोई भी शैक्षणिक सहायता नहीं मिलती है। तो एक जिम्मेदार शिक्षक की भूमिका इन बच्चों को विद्यालय और शिक्षा के अनुकूल बनाना होता है। वहीं पे विकल्प ए गलत है, क्योंकि केवल माता-पिता को दोष देना समस्या का समाधान नहीं है। वहीं पे विकल्प सी में कहा गया बेनामी पुनरावृत्ति, अर्थात जो प्रेरणा को मारता है, अर्थात बार-बार लिखने से कहा गया इसलिए प्रेरणा को मारता है। वहीं पे डी में कहा गया बिल्कुल अनैतिक और हानिकारक है, क्योंकि सही दृष्टिकोण यह है कि शिक्षक सहायक और सहज माहौल प्रदान करे, बुनियादी सहयोग दे, स्पष्ट निर्देश दे और इन बच्चों को विद्यालय और सीखने के प्रति सान्वित बनाए। धीरे-धीरे ये बच्चे स्वावलंबी बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन ए में कहा गया अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, या ऑप्शन बी में कहा गया है बच्चों को सूचनाएँ लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, या ऑप्शन सी में कहा गया है यदि बच्चों की अवधारणाएँ गलत हो तो उन्हें दंड देकर, या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि तथ्यात्मक जानकारी देकर। अब यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा इस क्वेश्चन के डिटेल से एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए विस्तृत व्याख्या के साथ, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे बात करें तो शिक्षण में अवधारणात्मक जो परिवर्तन होता है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे चेंज कहा जाता है, लाने के लिए जो है बच्चों की वर्तमान समझ को जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अर्थात वो इस समय कौन सी अवधारणा के अंदर गए ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे अभिव्यक्ति का महत्व अगर बात करें, जब आप बच्चों को उनकी समझ व्यक्त करने का अवसर देते हैं, तो वे अपने पूर्व ज्ञान अर्थात जो उनका पहले का प्रायर नॉलेज जो होता है, पूर्व से उनके अंदर कुछ अवधारणाएँ होती हैं, को सामने लाते हैं। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चे की भ्रांति अर्थात मिसकंसेप्शन क्या है और वह क्यों है। और थोड़ा-सा बात करें सक्रिय भागीदारी में क्या होता है कि जो रचनावादी जो दृष्टिकोण होता है, इसको हम कंस्ट्रक्टिविटिज्म अप्रोच के अनुसार अगर बात किया जाए, तो ज्ञान का जो निर्माण होता है वो बच्चे स्वयं करते हैं।
अपनी बात कहने से वे कक्षा में सक्रिय रहते हैं। जब उनके विचार पर चर्चा होती है और उन्हें सही तर्क या उदाहरण मिलते हैं, तो वे स्वयं अपनी गलत अवधारणाओं को सही अवधारणाओं में बदलते हैं या बदल देते हैं। अन्य विकल्पों का खंडन की बात करें तो यहाँ पे अन्य गलत हो जाएँगे, जैसे कि सूचनाओं को रटना यहाँ पे कहा गया है, यथार्थ मेमोराइज़ेशन, तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार से अस्थायी ज्ञान को देता है, इससे गहरी समझ नहीं होती है। वहीं पे दंड देने से बच्चे भी क्या होते हैं, अपनी बात को कहना बंद कर देते हैं और उनकी गलत अवधारणा उनके अंदर बनने लगती है, ये भी क्या है, गलत नहीं है, अच्छा सही ऑप्शन नहीं बैठेगा इससे। इस प्रकार से यहाँ पे और ऑप्शन गलत बैठ जाते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बच्चों के त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? अब इनमें से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो उपयुक्त में बात करें तो ऑप्शन ए में कहा गया है, बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करना चाहिए। या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। या ऑप्शन सी के अंदर आंसर डी में कहा गया, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। अब यहाँ पे बात के इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ए वाला देखने को मिलेगा कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की की समान होती हैं, जहां पे क्या है, वो जानने के लिए किसी प्रकार से वो सोचते रहते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन पर भी बात किया जाए इसके, तो यहाँ पे देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन के अंदर इसमें तो समझा जाए तो जो बाल विकास होता है हमारा और शिक्षण साधन, जिसको हम सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं, एंड पेडागोजी से कहते हैं, तो में क्या होता है, बच्चों द्वारा दी गई, जो बच्चों द्वारा की गई या दी गई गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न माना गया। अर्थात बच्चे गलतियां करते हैं तो ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग होता था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसका एक अभिन्न अंग इसको माना जाता है। यहाँ पे सीखने का संकेत होता है कि गलतियां यह दर्शाती है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखने का प्रयास कर रहा है। अर्थात जब बच्चा गलती करेगा तभी तो सीख रहा होगा, इसका मतलब सक्रिय बच्चा अगर कोई गलतियां कर रहा है। और पियाजे ने कहा भी है, जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रा में कम नहीं होती है, बल्कि प्रकार अर्थात तो क्वालिटी में भिन्न होती है। आगे थोड़ा सा बात करें तो शिक्षक के लिए अवसर अर्थात यह विकल्प सही है, क्योंकि गलतियां शिक्षक के लिए एक खिड़की अर्थात विंडोज की तरह काम करती हैं। वहीं पे इनके माध्यम से शिक्षक यह समझ पाता है कि बच्चे ने किसी अवधारणा को कैसे समझा है और उसकी सोचने की प्रक्रिया अर्थात कॉग्निटिव जो प्रोसेस में होता है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और अगर अब आगे थोड़ा सा बात करें तो अन्य विकल्पों का भी यहाँ पे खंडन होता है, जैसे कि केवल शिक्षक का अनुसरण करना शिक्षक के द्वारा, तो भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे गलतियों पर दंड देना या इस प्रकार से कहना कि गलत है कि बच्चों में विचार या सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, तो ये सभी ऑप्शन गलत होते हैं। वही ऑप्शन सही होता है जहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं सक्रिय रूप से क्लास के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसमें कहा गया है कि आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्योंकि क्यों अंग है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे इसकी बात की तो बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी हो जाती है। या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा है। या ऑप्शन सी कहा गया है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से चार ऑप्शन में से हमें तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो बी वाला करेक्ट लग रहा है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों की अधिगम को समझते हैं और उसके अपने अध्य शिक्षण की परिपुष्टि भी उसी से उनकी हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन में भी बात अगर हम करना चाहें तो आकलन, जिसको हम असेसमेंट कहा जाता है।
असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता है या बच्चों को पास फेल करना नहीं होता है, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे कि निदानात्मक जो हमारी भूमिका होती है कि यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और उसे कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं, अधिगम के अंतराल को पहचानना। और आगे बात करें तो शिक्षण में सुधार अर्थात तो फीडबैक, यह शिक्षक के लिए भी एक फीडबैक अर्थात तो परिपुष्टि का काम करता है। यदि पूरी कक्षा किसी अवधारणा को नहीं समझ पाई तो शिक्षक को यह संकेत मिलता है कि उसे अपनी शिक्षण विधि बदलने की आवश्यकता है। इसलिए यह शिक्षण और अधिगम दोनों का अभिन्न अंग माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 175 पे। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि यहाँ पे बात की गई पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। या ऑप्शन बी में कहा गया है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। या ऑप्शन में कहा गया है कि पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। या ऑप्शन सी के अंदर डी के अंदर कहा गया जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तब बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। तो यहाँ पे अगर बात की इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी वाला हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल रिवार्ड और की बात की जा रही है, पुरस्कार की बात की जा रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा-सा बात करें डिटेल से, तो यहाँ पे यह प्रश्न बाह्य प्रेरणा अर्थात एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से संबंधित है। वैसे तो मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, तो बाह्य प्रेरणा जो होता है और आंतरिक प्रेरणा, ये हमारे 2 प्रकार के प्रेरणा होते हैं, जिससे संबंधित है। अब प्रेरणा क्या होता है इसमें अगर बात करें, जैसे कि बाह्य पुरस्कार की बात किया जाए, तो यहाँ क्या होता है कि प्रमाण पत्र एक बाह्य लालच होता है। जब हम पढ़ने के लिए कोई इनाम देते हैं, तो बच्चे पढ़ने का आनंद लेने के बजाय केवल इनाम पाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं पे बात करें दीर्घकालिक इसका प्रभाव, जैसे ही इनाम प्रमाण पत्र मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही बच्चे उससे ऊब जाएँगे, वे पढ़ना बंद कर देंगे। यह रणनीति पढ़ने की आदत विकसित नहीं करती है, बल्कि केवल कार्य पूरा करने की मानसिकता बनाती है। अब आगे थोड़ा-सा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश 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 की आवश्यकता होती है। अर्थात बच्चों को अपने अध्ययन में जो उनको प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि बच्चे को डांटने की, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है बच्चे को नियंत्रण में रखने की, या सी में कहा गया अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया बच्चे को प्रेरित करने की। अब यहाँ पे देखो डांटना भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, नियंत्रण में करना भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, और तुलना तो भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला ही हमारा करेक्ट बैठ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थात इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पे। व्याख्या: डांटना, नियंत्रित करना या तुलना करना, ये तो जो होते हैं हमारे बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और हतोत्साहित करता है। तो शिक्षक को सकारात्मक पुनर्बलन अर्थात पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है रेनफोर्समेंट बिल्कुल भी यहाँ से नहीं मिलता, इसलिए इसके द्वारा बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, अर्थात तो आत्मसम्मान में चोट पहुंचाता है, वहीं पे हतोत्साहित करता है। तो शिक्षक सकारात्मक के लिए उसको रिइंफोर्समेंट द्वारा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? किससे सहमत है? ऑप्शन ए में कहा गया है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर होता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, या ऑप्शन डी में कहा गया है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है।
तो यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएँ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम बात करते हैं व्याख्या पे, तो संज्ञान अर्थात कॉग्निशन और संवेग अर्थात इमोशन जो होते हैं, वो एक-दूसरे से तो जुड़े होते हैं। यदि कोई बच्चा डरा हुआ या तनाव में है, तो वह सीख नहीं सकता है। सकारात्मक भावनाएँ सीखने की गतिविधि को बढ़ाती हैं। और आगे थोड़ा-सा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे अब कहा गया क्वेश्चन में कि बहुविकल्पी प्रश्नों में कि बच्चों की डैश-डैश योग्यता का आकलन करते था। बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, वो बच्चों की किस चीज़ की योग्यता का आकलन करते हैं। अब ऑप्शन ए कहा गया सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए, या ऑप्शन बी में कहा गया सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, या ऑप्शन सी में कहा गया सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए, या ऑप्शन डी में कहा गया सही उत्तर की पहचान करने के लिए। आप सही उत्तर का प्रत्यास्मरण वाला यहाँ पे भी सही हो सकता है अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पे डी वाला ज़्यादा करेक्ट है कि सही उत्तर की यहाँ पे पहचान करने के लिए बच्चे इससे वो उत्साहित होते हैं और सही उत्तर की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहचान अर्थात रिकॉग्नाइजेशन होता है, जहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों में उत्तर सामने दिया होता है। बच्चे को बस उसे पहचानना होता है। वहीं पे अब इसी में थोड़ा बात है प्रत्यास्मरण, जिसको हम रिकॉल कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई संकेत ना हो और बच्चे को याददाश्त से उत्तर लिखना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। देखो रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वहीं पे प्रत्यास्मरण अर्थात तो रिकॉल में क्या होता है, जब बच्चे कुछ डिटेल से आंसर को लिखते हैं या रिक्त स्थान को भरते हैं या सही गलत का आंसर पता करते हैं, तब वहां पे प्रत्यास्मरण के जो है कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे 179 पे, कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने और जांच पड़ताल करने डायटर्स में सक्षम बनाए। अर्थात यहाँ पे 2 ऑप्शन खाली हैं। फिर कहा गया है एनसीएफ 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे ए में कहा गया है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, या ऑप्शन बी में कहा गया है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, या ऑप्शन बी सी के अंदर कहा गया है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर देना, पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, या ऑप्शन डी में कहा गया है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। अब यहाँ पे बात की इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका आपको बी वाला देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन में, तो सुविधादाता जिसको हम कहते हैं, जो कि फैसिलिटेटर होता है, जो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना होता है जहाँ बच्चे अपने अनुभव से अर्थात एक्सपीरियंसेस या को साझा कर सके। और आगे बात करें तो सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है जहाँ पे एक्टिव जो पार्टनरशिप होती है या पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पे बच्चों को अपनी बात कहने के पर्याप्त तो अवसर भी क्या होते हैं मिल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 180 दिया गया है कि प्रगतिवादी शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो हमारी होती है, ये क्या है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक को चिंतन पर अधिक बल देती है, या ऑप्शन बी में कहा गया अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित होती है, या ऑप्शन सी में कहा गया पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत होते हैं, या ऑप्शन डी में कहा गया इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन यहाँ पे हमारे डी और सी तो गलत हो ही जाएंगे, ए केवल करेक्ट बैठेगा। समस्या समाधान और आलोचना चिंतन पर अधिक बल देता है। डिटेल से बात करें तो जॉन डेवी जो थे, उन्होंने बताया कि प्रगतिवादी शिक्षा करके सीखने अर्थात प्रगतिवादी शिक्षा करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग जिस पर हम कहते हैं पर जोर देती है, और यह बच्चों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन जैसे कौशल विकसित करने पर केंद्रित है, ना कि रटने या केवल पाठ्य पुस्तक पर। और आज का आप होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन के यहाँ में
यहाँ पे कहा गया बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता होती है, उसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा, आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, इस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।